स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में एवोगैड्रोस लॉ को दाब के व्यंजक से वेरीफाई करने का हम प्रयास कर रहे थे। तो हम एवोगैड्रो लॉ हमारा क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ कहता है कि समान ताप व दाब पर समान आयतन वाली विभिन्न गैसों में अणुओं की संख्या समान रहती है। उसको हम वही अपने जो दाब का व्यंजक है उससे भी सिद्ध करेंगे। तो हमने जो दाब का व्यंजक पढ़ा था वो क्या था? P बराबर 1/3 mn c² बार अपॉन V। अब हम इसके लिए दो गैसें ले लेते हैं। गैस 1 लिया, गैस 1 में N1 अणु है और उनका द्रव्यमान हमने M1 मान लिया। तो इस प्रकार से P जो है वो कैसे लिख सकते हैं हम? 1/3 M1 N1 अपॉन V C1² बार। अब क्योंकि आयतन समान लिया है, दाब भी समान ले रखा है, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके PV बराबर इस तरीके से समीकरण 1 लिख ली। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरी गैस भी ले लेते हैं। दूसरी गैस में अणुओं की संख्या माना N2 है और उनका द्रव्यमान M2 है और उनका जो वर्ग माध्य मूल वेग है वो हमारा C2 है। तो उसी ऊपर के भांति ही इसमें भी PV का मान निकाल लिया। PV का मान हो जाएगा 1/3 M2 N2 C2² बार। अब इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए, इसलिए हम उन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करने पर ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपके पास समीकरण 3 आ गई। अब हमने इसके अंदर एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? समान ताप व समान दाब पर। तो ताप समान है तो हमारा ताप समान होने के कारण क्या होगा? प्रथम गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो दूसरे जो गैस है उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम हाफ M1 C1² बार इज इक्वल्स टू हाफ M2 C2² बार लिख सकते हैं। इसको समीकरण 4 लिख लेते हैं। अब समीकरण 3 और 4 को अगर हम तुलना करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? N1 बराबर N2 जो कि एवोगैड्रो लॉ है, यानी समान ताप और दाब पे समान आयतन वाली विभिन्न गैसों में अणुओं की संख्या सदैव समान रहती है। अब इसके बाद हम दूसरी चीज करते हैं, वो है गतिक प्रतिरूप से ताप की व्याख्या, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब हम इस जो आपने दाब का व्यंजक निकाला है उसकी सहायता से ताप की व्याख्या भी हम कर सकते हैं। ताप की व्याख्या क्या कहती है? ताप ये मतलब जो इसकी हमने अभी तक यूज करा है वो क्या कहा है कि गतिज ऊर्जा जो है वो ताप के समानुपाती होती है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो हम उसी को यूज करते हुए गतिज ऊर्जा का मान निकालेंगे। तो हम वहीं से प्रारंभ करते हैं। दाब का व्यंजक वही 1/3 mn अपॉन V C² बार ले लिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा और हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया और हाफ M C² बार को एक साथ ले लिया। अब ये हाफ M C² बार क्या हो जाएगा? हमारी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, जो कि हमने पहले भी काम में ले रखा है। उसमें हमने क्या ले रखा है? गतिज ऊर्जा E बराबर अल्फा T, यानी इसके समानुपाती होती है। अल्फा एक नियतांक है तो इस मान को यहाँ पर रख देते हैं। तो PV बराबर आपके पास क्या आ जाता है? 2/3 n अल्फा T। T को इधर लिया है तो ये बाकी का जो सारा मान है वो एक स्थिरांक है, कांस्टेंट हो जाता है। अब ये जो कांस्टेंट है 2/3 n अल्फा, ये हमारा R के बराबर होता है। वास्तव में R जो है उसके अंदर n की जगह एवोगैड्रो नंबर आता है, यानी कैपिटल N आता है। तो अगर हम देखें तो R क्या है? R है हमारा गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस नियतांक। तो R जो है ये 2/3 n अल्फा की जगह हम R लिख सकते हैं। उससे हम अल्फा का मान निकाल सकते हैं। अल्फा का मान क्या होगा? अल्फा का मान होगा 3/2
R/N। अगर हम इस समीकरण में जो ऊपर हमने सॉल्व की है PV/T बराबर कांस्टेंट, इसकी जगह अगर हम R रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है PV बराबर RT, जो कि हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, आदर्श गैस की समीकरण है। तो इसका मतलब जो आपने थ्योरी यहाँ पर अप्लाई करी है वो हमारी सही है, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण आपको प्राप्त होती है। अब इसको हम वास्तविक रूप में लेकर आते हैं। जो इसका एग्जैक्ट मान है वो एवोगैड्रो नंबर से निकलेगा। तो अल्फा हमने निकाल लिया 3/2 R/N। 3/2 R/N। अब R/N ये हमारा R हो गया गैस नियतांक और N हो गई एवोगैड्रो नंबर। ये दोनों मिलकर हमेशा बोल्ट्जमैन संख्या के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन नंबर कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा K के बराबर। इसकी जगह हम K लिख लेते हैं। अब हमारे को मालूम है E जो है, हम शुरुआत से इसके अंदर क्या यूज करते आए हैं, E जो है वो अल्फा T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, E जो है वो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि अल्फा है। हमने ऊपर अल्फा का मान निकाल लिया, वो अल्फा का मान हम यहाँ रखते हैं तो हमें क्या मिलता है 3/2 KT, जो कि हमारी स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा की समीकरण है और वास्तव में अणुगति सिद्धांत में यही हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले से टेम्परेचर, ताप की गतिज प्रतिरूप की व्याख्या भी कर सकते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट नियम है वो हम सिद्ध करेंगे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अनुसार यदि किसी बर्तन में या पात्र में विभिन्न प्रकार की गैसें जो केमिकली रिएक्ट नहीं करती भरी हुई है और प्रत्येक गैस का दाब P1, P2, P3, P4 है, तो अगर इंडिविजुअल गैस अगर भरी हुई है तो उसका मतलब जैसे मान लो एक गैस भरी तो उसका दाब P1 है। अगर उस गैस को निकाल के उसी पात्र में दूसरी गैस भरी तो उसका दाब P2 है। इस प्रकार से अगर सभी गैसों का दाब P1, P2, P3 है अकेले अकेले, अगर उन सबको मिक्स करके उसी पात्र में डाल दिया जाए तो उस बर्तन पर जो गैसों द्वारा लगाया गया कुल दाब जो है वो हमेशा P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर होता है। हम इस नियम को भी ये जो P का जो हमने व्यंजक निकाला है उससे सिद्ध कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो अब हम डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का नियम सिद्ध कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने मान लिया कि माना एक गैस जो है उसके अंदर अणुओं की संख्या N1 है और उनका द्रव्यमान M1 है और उनका मूल माध्य वेग C12 है। इसी प्रकार अन्य गैसों के लिए भी मान लेते हैं। अब अणुगति सिद्धांत से के अनुसार PV बराबर 1/3 mnc² बार होता है। तो उसमें हम पहली गैस के लिए कैसे लिख सकते हैं P1V, क्योंकि पात्र समान है इसलिए V सेम रहेगा। प्रेशर P1 जो है वो प्रथम गैस का प्रेशर है 1/3 m1n1 c12 बार। ऐसे ही हम दूसरी गैस के लिए P2V निकालते हैं और इसी प्रकार से जितनी गैसें उन सभी के लिए अलग अलग निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये जो समीकरणें निकाली हैं वो तब है, ये दाब P1 कब है जब अकेले उस पात्र के अंदर प्रथम गैस भरी गई है। P2 दाब वो है जब द्वितीय गैस केवल उस पात्र के अंदर भरी गई है, अन्य और कोई गैस नहीं है। अब हम इन सभी समीकरणों का जोड़ कर देते हैं। जोड़ करने पर हमारे को समीकरण 1 प्राप्त होती है। अब हमारे को मालूम है कि जिस पात्र के अंदर रखी है गैस वो एक ही प्रकार के वातावरण में है तो उनका ताप सभी का समान होगा। अगर ताप सभी का समान होगा तो उन सभी की जो गतिज ऊर्जा है वो भी समान होगी। इसलिए हाफ m1 c1² बार बराबर हाफ m2 c2² बार और इसी प्रकार से सारे गतिज ऊर्जाएं समान होगी। माना उन सभी गतिज ऊर्जाओं को हम एक गतिज ऊर्जा के बराबर मान लेते हैं जो कि हाफ m c² बार से निर्धारित की गई है।
तो अब हम ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में ये मान रखेंगे तो ये बाकी सारी जो समीकरण है उसमें से कॉमन निकल जाएगा और N1 N2 अंदर रह जाएगा। तो कुछ समीकरण 2 के प्रकार से बन जाता है। इधर आ गया P1 प्लस P2 V 1/3 mc² बार और ब्रैकेट के अंदर N1 प्लस N2 प्लस N3 जितनी भी गैसें मौजूद है। अब हमने क्या करा, अब ये जो जितनी गैसें हमने अलग अलग स्टडी करी है, अब हमने उन सभी गैसों को एक साथ उसी पात्र में डाल दिया और माना उस वक्त जो गैस द्वारा लगाया गया दाब है वो P के बराबर है। तो P जो है उस वक्त किसके बराबर होगा, 1/3 mc², क्योंकि ताप सबका सारी गैसों का समान होगा इसलिए ये सेम रहेगा, c² बार अपॉन V। लेकिन अणुओं की संख्या सभी में अलग अलग है तो N1 प्लस N2 प्लस N3 के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम समीकरण 2 और 3 की तुलना करें तो राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। अतः P जो है वो किसके बराबर होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। या ये हम कह सकते हैं कि जब गैसों को एक ही पात्र में मिक्स करके रखा जाता है जो कि केमिकली इनएक्टिव है, मतलब वो आपस में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती, उन गैसों का कुल दाब जो है वो उन सबके आंशिक दाबों के जोड़ के बराबर होता है। यही डाल्टन का नियम है। अब इसके अंदर हम एक लास्ट लॉ और वेरीफाई कर लेते हैं, वो है ग्राम्स का विसरण का नियम, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि गैस के विसरण की दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो सदैव घनत्व के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है, घनत्व के अंडर रूट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं, वही हम अणुगति सिद्धांत का वही दाब का व्यंजक लेते हैं। अब दाब के व्यंजक में हमने पूर्व में भी पढ़ा था m इंटू n, क्योंकि n अणुओं की संख्या और m प्रत्येक अणु का द्रव्यमान है, इसको हम कुल गैस के द्रव्यमान के बराबर लिख सकते हैं। m अपॉन v को हम घनत्व लिख सकते हैं, तो P बराबर 1/3 रो c² बार के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसको हम थोड़ा सा रीमॉडिफाई करें तो c² बार का मान निकलेगा 3p/रो, या अगर दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो कुछ ये रूप आ जाएगा। अब हमारे को c² बार का अंडर रूट, इसको हम कहते हैं वर्ग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं CRMS से, ठीक है। तो वर्ग माध्य मूल वेग, तो ये चीज क्या होती है, ये अंडर रूट c² बार के बराबर होती है। तो CRMS किसके बराबर हो गया, अंडर रूट ऑफ 3p/रो। अब ये हमने क्यों निकाला, अब अगर हम इसको देखें तो CRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रो, ठीक है ना। लेकिन हमने ये CRMS क्यों निकाला, क्योंकि मैक्सवेल ने सिद्ध किया था कि जो विसरण की दर है वो हमेशा CRMS के समानुपाती होती है। तो CRMS क्योंकि घनत्व के अंडर रूट के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए विसरण की दर भी इस घनत्व के अंडर रूट के व्युत्क्रमानुपाती होगी, और यही ग्राम का नियम है। तो इस प्रकार से हमने दाब का व्यंजक निकाला था, उस नियम से हमने जो मुख्य गैसों के नियम है, आदर्श गैस के नियम है, उन सभी को सिद्ध कर लिया। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम आगे नियम को सिद्ध करने के बाद अब हम आगे जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। स्वतंत्रता की कोटि हम कहते हैं कि कोई भी जो गैस है उसके अंदर जो अणु है वो जितनी दिशाओं में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं उसको उस अणु की स्वतंत्रता की कोटि कहा जाता है। अब स्वतंत्रता की कोटि को हम F से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक आसान सा फॉर्मूला भी है जो इस प्रकार से दिया जाता है, F बराबर 3n-k, जहाँ F हमारी स्वतंत्रता की कोटि यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, n जो है वो उस गैस के अणु के अंदर परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है,
के जो है वो उस गैस के अणुओं के मध्य जो बंध है, जो परमाणुओं के मध्य जो बंध है, उन बंधों की संख्या को व्यक्त करता है। तो ये फॉर्मूला है F बराबर 3n माइनस के। इस आधार पर अगर हम एक परमाणुविक गैस ले तो एक परमाणुविक गैस के अंदर एक ही परमाणु होगा, तो n जो है वो 1 हो जाएगा। क्योंकि एक अकेला ही परमाणु है, कोई बंध नहीं होगा, तो k बराबर 0। इससे कैलकुलेट करने पर F का मान 3 आता है। यानी एक परमाणुविक गैस के अंदर 3 स्वतंत्रता की कोटि है। और ये हमें पता ही है, एक अकेला अगर परमाणु है तो वो तीनों दिशाओं में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम द्विपरमाणुविक गैस ले, द्विपरमाणुविक गैस के अंदर 2 परमाणु होंगे तो n का मान 2, उनके बीच में बंध एक ही होगा तो k का मान 1 और F बराबर 5 होता है। ऐसे ही अगर हम त्रिपरमाणुविक ले तो उसके अंदर जो परमाणुओं की संख्या है वो 3 होगी। बंधों की संख्या उसके अंदर 2 प्रकार से अरेंजमेंट हो सकता है, या तो इस तरीके से हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो ऐसे में 2 ही बंध होंगे। दूसरी स्थिति ये हो सकती है जिसमें 3 बंध होंगे। तो अगर 2 ही बंध है तब तो स्वतंत्रता की कोटि 7 होगी, और अगर 3 बंध है तो स्वतंत्रता की कोटि 6 होगी। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले से किसी भी गैस के अंदर जो अणु है उसमें स्थित परमाणुओं के आधार पर हम उसकी स्वतंत्रता पूर्वक चलने की गति का निर्धारण कर सकते हैं। अब ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके आधार पर एक ऊर्जा का समविभाजन का नियम दिया गया है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये नियम क्या कहता है? इसके अनुसार किसी गतिक निकाय की समस्त गतिज ऊर्जा, मतलब कोई भी अगर कोई निकाय है जो कि चलायमान है, गतिक में है, गतिक अवस्था में है, तो उसकी समस्त गतिज ऊर्जा, अब ये निकाय कैसा है? बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है, तो उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी सभी स्वतंत्रता की कोटि में समान रूप से वितरित होती है। यानी उस गैस के अंदर जितनी स्वतंत्रता की कोटि होगी वो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो उन सभी स्वतंत्रता की कोटि में बराबर बराबर रूप से वितरित होगी। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू this law, in a dynamic system which is made up of many particles, the total kinetic energy is distributed equally among all degrees of freedom. This is law of equipartition of energy. ये जो नियम है ये नियम मैक्सवेल ने दिया था, और मैक्सवेल ने ये जो नियम दिया था ये स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा के लिए दिया था, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए ही दिया था। लेकिन बाद में बोल्ट्जमैन ने ये सिद्ध किया कि ये नियम घूर्णी व कंपन गतिज ऊर्जा पर भी इसी प्रकार से लागू होता है। और यदि किसी गैस की स्वतंत्रता की कोटि F है तो कुल औसत ऊर्जा उस गैस की कितनी होगी? हाफ FkT होगी। यानी हाफ kT प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि को ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर उसकी स्वतंत्रता की कोटि 3 है तो उस गैस की कुल औसत ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 3/2 kT के बराबर हो जाएगी। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्मा, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें हम ये जो स्वतंत्रता की कोटि है उसका भी उपयोग करेंगे, इससे अगले वाले लेक्चर में।